बेवफाई अब ये तो बुशरा बीबी बताएंगी। मैं आपको बताऊं, ये सारा एक गेम है। इमरान खान के कहने पे रिलीज की गई, सुनने के भी काबिल ना हो जो गुफ्तगू इसमें हो रही है। जो आदमी रियासत मदीना बनाने चला है उसके अपना घर का क्या हाल है। तो एक नहीं होगी, कई होंगी और कईयों के साथ होंगी, एक के साथ नहीं होगी। ये भी मैं आपको बता दूं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले एक ऑडियो लीक हुई है खान साहब की जो अहलियां हैं बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की, और उसमें जो बातें की जा रही हैं मुबश्शिर साहब, मैं तो कानों को हाथ लगा रही हूँ बातें सुनने के बाद। खैर, मैं किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना चाहती। जिनकी ऑडियो है उनको तो हाथ लगाने थे कानों को अपने। सर, अब क्या पता ऑडियो जाली हो। नहीं, जाली नहीं है, जरूरी आप फिक्र ना करिए, जाली नहीं है। सर, आप कैसे कह सकते हैं? जितनी यकीन से आप कह सकती हैं कि जाली हो सकती है, उससे ज़्यादा यकीन से मैं कह रहा हूँ ये जाली नहीं है, क्योंकि मैं दोनों की आवाज़ों को जानता हूँ और मुझे थोड़ा बहुत पता है एडिटिंग क्या होती है, कट एंड पेस्ट क्या होता है। यही काम हम करते हैं ना, इनसे ज़्यादा हम करते हैं। हमने इनका सोशल मीडिया सेल बनाया था, हमें पता है इनका। लेकिन सर, ये बेवफाई जुल्फी बुखारी साहब ने ऐसा लग रहा है बातें सुन के कि ये कोई बुशरा बीबी के साथ, ये किस तरह की बेवफाई है? बेवफाई अब ये तो बुशरा बीबी बताएंगी। मैं आपको बताऊं, ये सारा एक गेम है। मुझे पता है क्या लग रहा है किसने रिलीज की है। किसने? मैं बड़ा कन्विंस्ड हूँ इस पे। जब मैंने सुनी दोनों ऑडियोज, जब मैंने सुनी तो मुझे ये लगा कि ये इमरान खान के कहने पे रिलीज की गई है, खास तौर पे। अच्छा, हाँ, लेकिन क्यों? वजह सुने अब आप। वजह यह है कि इसमें अब जब उसका दिल भर जाए ना किसी से, इमरान का, तो फिर उसको वो बुरा बनवाता है और उसके बाद उससे हाथ वाथ झाड़ के फारिग हो जाता है। और फिर सारों को ये इम्प्रेशन दिया जाता है कि देखो खान नेक आदमी, खान अच्छा आदमी, खान के इर्द गिर्द सांप सपोले जमाया। तो ये अपने आप को एक, आप समझे, रिसाइकलिंग फैक्ट्री के अंदर डालने की एक कोशिश भी हो सकती है। अब मुझे नहीं पता किसने रिलीज़ की है ये, क्योंकि ये वो वाली नहीं है जिसका राना सनाउल्लाह जिक्र कर रहे थे। वो तो जो कह रहे थे वो 25 मिनट की कोई ऑडियो है ना, ये तो उससे बहुत कम की है। तो क्या पता ये 25 मिनट की हो, लेकिन एक छोटा सा भी क्लिप वायरल हुआ हो। बात देखें अपना, वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि अभी अगर पूरी हो जाए, क्योंकि अभी अल्लाह हाफिज़ खुदा हाफिज़ तो हुआ नहीं था, तो शायद ये आगे जाके सुनने के भी काबिल ना हो जो गुफ्तगू इसमें हो रही है। हमें जो अब देखें पिच बन रही है, टेम्पो बन रहा है, टोन बन रही है, जो बातें हो रही हैं, जिस तरह अपना कंफर्ट जोन है, जिस तरह आप समझा रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आप मान रहे हैं आपसे गलती हो गई, बेवफाई आपने कर दी या आपको कहा जा, रूहानी तौर पे वो दूर होने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं तो अभी बात करूं, मैंने क्योंकि पूरी नहीं सुनी तो इसलिए मैं रूहानी और सलानी की बात नहीं कर सकता कि वो रूहानी है कि रूहानी अब क्या है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ऐसा करते हैं, इस वीडियो के एंड पे ना हम ऑडियोस लोड कर देते हैं, दोनों ऑडियोस लोगों से पोल करा लेते हैं इसके ऊपर कि लोग हमें जवाब दें कमेंट्स में कि ये असली है कि नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों की आवाज़ों को मैं जानता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कट एंड पेस्ट नहीं हुआ हुआ। लेकिन आप ये देखें माविश कि जो आदमी रियासत मदीना बनाने चला है उसके अपना घर का क्या हाल है। और मैं आपको मैं कुछ बातें मैं जिनका मैं पता है मुझे, मैं वो करना नहीं चाहता। जी हाँ, ये बड़ी खौफनाक ज़िंदगी है, लोग बड़े जालिम हैं और बड़े ही लालची और मक्कार लोग हैं यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द। शायद वो हमें भी ऐसा कहते हों, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये है कि ये ऑडियोज़ जो हैं दोनों, ये मुझे तो लग रहा है कि इमरान खान को फ़ायदा देंगी जब वो अलग होंगे और उस वक्त ये इस्तेमाल होगी सही तरह कह के कि देखो इमरान बुरा नहीं था, घड़ियाँ भी इसने की, तोशा खाना भी इसने किया, फलां भी इसने किया, डिका भी इसने किया, फलां अल्लाह अल्लाह। सर, खान साहब बुशरा बीबी से क्यों अलग होना चाहेंगे? वो क्यों चाहेंगे? क्योंकि जाहिर है वो तो उन्हीं के जब खान साहब, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, मुझे ये नहीं पता कि दोनों की लड़ाई है कि नहीं, मुझे नहीं पता, ना हो, अल्लाह अदा करे। लेकिन मैं इमरान को जानता हूँ। इमरान के लिए जब कोई लगे ना उसको कि कोई बंदा मेरे लिए लायबिलिटी बनने लगा,
या मुझसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगा, तो फिर उस बंदे को फारिग कर देता। आप देखें अगर आप रेहाम खान की एग्जांपल देना चाहें। रेहाम खान की क्यों, सिर्फ आप अपना जमाइमा की ले लें। जमाइमा जब आती थी शौकत खाना में तो ज़्यादा उसको कैमरा सारे उसकी तरफ मुड़ जाते थे, ठीक है ना। तो इमरान को नहीं पसंद कि उसके अलावा किसी के ऊपर कैमरा। तो आज भी साथ हैं, मान ले मेरी बात, जो मैं आपको बात कह रहा हूँ वो साथ है या नहीं है, उनकी औलाद है असल में, और उन लोगों की इन्वेस्टमेंट है गोल्डस्मिथ्स की इमरान के अंदर एक प्रोजेक्ट के लिए। ये प्रोजेक्ट खान है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि आप जहांगीर तरीन ले लें, अली, कोई भी उठा लें आप आदमी जो इमरान के करीब हो, जब वो लगता है ना कि या तो वो ज़्यादा पॉपुलर होने लगा है, आगे आने लगा है, या उसकी इफादियत ख़त्म हो रही है, तो वो फ़ौरन खुडे लाइन उसको लगाया जाता है, साइड लाइन किया जाता है। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये एक कैंपेन आएगी अभी कि जनाब इमरान बुरा नहीं है। अब देखें आपकी मासूम बेटी बोल रही है ना पीछे, ये उसके बोलने से आप देखें ये गवाही मिल रही है मेरी बात की। सर हो सकता है कि वो एहतजाज कर रही नहीं, एहतजाज नहीं कर रही, वो मेरी बात की गवाही दे रही है। दिल मार, इतने छोटे बच्चे जो होते हैं ना, ये इतने छोटे बच्चे जो है ना, ये फरिश्ते होती हैं, इनको कोई गलत बात नहीं पता होती, अल्लाह का शुक्र है, और वो गवाही इसी तरह होती है फिर। अच्छा, नहीं मैं ये कह रही हूँ हो सकता है वो प्रोटेस्ट कर रही है। सर लेकिन अब मुझे एक बात समझ आई, अभी तो ये ऑडियो ज़ाहिर लीक हुई है, इसका ही तहलका मच जाएगा, लेकिन जो वीडियोस आने की भी बातें हो रही हैं, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मंजरे आम पर आने वाली हैं। वीडियो भी एक नहीं आएगी, अगर वीडियोस आई ना जी तो एक नहीं होगी, कई होंगी, और कईयों के साथ होंगी, एक के साथ नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। क्योंकि एक होता है किसी का अफेयर होता है, किसी से उस अफेयर की बातें लीक आउट हो जाती हैं, तो फिर आप कहते हैं गलत बात है, गलत बात है। एक आदमी है ही प्रोमिस्कुअस बंदा, वो जो है ना वो किसी के साथ सिंसियर नहीं है, किसी के साथ फेथफुल नहीं है, किसी के साथ सीरियस नहीं है। उसने पहले दिन से लोगों को ये लाइन दी हुई है कि मुझे लोग समझते नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। और वो जो हमने एक स्क्रिप्ट किया था ना, जो राहु वैस साहब ने लिखा था कि उनकी वालदा समझती थी कि मेरा बेटा बड़ा भोला है, इसको लोग बेवकूफ़ बनाएंगे, तो वो बेटे ने पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना के आगे लगाया हुआ है, और बस ऐसे ही चल रहा है। और मुझे उससे एक लतीफ़ा याद आ गया, मैं विश इस ऑडियो से अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ अर्ज कर दूं। जी सर, मुझे बुरा लगने से क्या होता है, आप सुना दें। फिर मैं, अगर आपको बुरा लगेगा तो मैं तो नहीं सुनाऊंगा। नहीं सर, आप सुनाएं, आप सुनाएं। मैं विश वो एक बंदा होता है, आप समझें कि ये मेरे सामने खड़ा है ना एहसन कैमरामैन, ये आप समझे एहसन है। एहसन ने घोड़ा खरीद लिया, उसको रेस में डाल दिया, और वो रेस में अब उसको रेस हो रही है, तो इसको किसी ने पूछा एहसन तेरा घोड़ा किथे है, कहना वो जिन्हें सब नू आगे लाया हुआ है। तो यही इमरान खान का हाल है कि वैसे अपना कुछ भी नहीं, बाकी सबको उसने आगे लगाया हुआ है अपनी बातों में, रियासत मदीना में अच्छे। और फिर अब के नौजवान नस्ल को ख़राब ना करें, अपने करतूत देखें, अपनी हरकतें देखें, अपनी बातें देखें, अपनी पार्टी की औरतें उनकी कितनी कंप्लेंट्स करती रहीं, इस तरह और भी बड़ी ख़वातीन ने इन पे इल्ज़ामात लगाए। तो क्या सारी झूठे हैं यार, सारे। सर लेकिन आपको क्या लगता है, खान साहब इस ऑडियो को हजम करने की सलाहियत रखते हैं? खान साहब तो बहुत कुछ हजम करने की सलाहियत रखते हैं, पूरा तोशा खाना हजम करके वो बैठे हुए हैं आराम से, वो अरबों की करप्शन करके बैठे हुए हैं, वो दुबइयों के अंदर करप्शन करके बैठे हुए हैं, वो जो है डॉलर्स के अंदर करप्शन करके बैठे हुए हैं, स्टेट बैंक को गिरवी रख के वो सब्र करके बैठे हुए हैं, मुल्क के बकियों धेड़ के वो सब्र करके बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तबाह बर्बाद करके सब्र करके बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में दहशत गर्दी का आगाज करके सब्र करके बैठे हुए, तो इससे क्या होगा। लेकिन सर बुशरा बीवी पे तो उनको बहुत ट्रस्ट था ना, उनकी दुआएं, उनकी वो ट्रस्ट तो उस वक्त आ जाने चाहिए था जब वो घड़ियों वाली बात आ गई थी सामने। जुल्फी में आपको घड़ियां भेज रही हूँ, खान साहब कहते हैं ये उनकी घड़ियां, इनको बेच दे जरा। तो उसमें ट्रस्ट तो नहीं तोड़ा ना, हो सकता है खान साहब ने इनको कहा। किस कैपेसिटी में, उनकी क्या कैपेसिटी है कि वो तोशा खाना की चीज़ें लें। और फिर उन्होंने जो उसको निकाल भी दिया था मैनेजर को कि तुमने तस्वीरें क्यों उतारी इसकी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो। फिर उसको एंड में क्या जुमला कहा था महावेश, वो बड़ा खतरनाक जुमला था, वो था उसको कहा था
कि जहां तुम बैठे हो ना वहीं बैठे रहो। इसका मतलब है वो इम्प्लाई कर रही थी कि तुम अपना किसी के लिए काम कर रहे हो, तुम किसी को रिपोर्ट कर रहे हो और तुम वहां बैठ के इस वक्त फोन पे बात कर रहे हो, तो वहीं पे रहो। और अगले दिन उसको निकाल भी दिया। फिर उस बंदे ने टीवी पे आके, PNN पे मेरा ख्याल है, उसने बताया आके कि जनाब वो उसी की ऑडियो थी और सही थी पूरी। तो अब उसका भी नहीं आप मुझे कह सकती कि फोरेंसिक करा ले, क्योंकि जिसकी ऑडियो थी वो खुद मान के आके। चले हम ऐसा करते हैं कि अब हम ऑडियंस को ही सुनाते हैं वो ऑडियो, ताकि वही फैसला करें और उसके बाद हम फिर देखेंगे कि लोग इस बारे में क्या कमेंट करते हैं कि वीडियो ऑडियो जो है वो सही है या गलत। मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह के बाद। नहीं होता, ये कोई आम चीज नहीं है। नेक बीवी मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे तो आप भी कुछ आर्ज तो कर रहे हैं कि बेहतर हो, हम दोनों का कनेक्शन थोड़ा सा बेहतर हो। मैंने तो बहुत अर्ज तो नहीं की थी, लेकिन एक दफा कोशिश की थी, लेकिन फिर क्या करूं कुछ चीजें ऐसी होती है मैं खुद ही नहीं बोलना चाहती। तो वो जो कुछ ऐसी रूहें हैं जो यहाँ पे इस दुनिया में ही जिनका आपस में कनेक्शन है, उन्होंने मिलना ही मिलना था। लेकिन मुझे मैं कभी कभी बहुत ही लोनली फिर फील कर। लेकिन आपने कभी गौर किया कि फिर आप मेरे से इतने दूर क्यों? वो आपने तो मुझे दूर किया हुआ। हमेशा याद रखें क्या चीज अल्लाह को पसंद नहीं आती, पता? बेवफाई। वो पसंद नहीं आती अल्लाह को। कठपुतली को आखिरी वार्निंग है। वो पार्लियामेंट में आकर बैठे। अलवी साहब पर तरस भी आता है कि बुरे फंस गए। इनकी खिदमत में तजवीज़ ये है कि वो अपनी वजाहत पेशगी जारी कर दिया कर। राणा सनाउल्लाह का कहना था इमरान खान का बयानिया फितना और फसाद पर कायम है। पंजाब असेंबली कोई खेल तमाशा नहीं है। मुल्क की सूरत हाल का हल इलेक्शन नहीं बल्कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। तहरीक इंसाफ के वफ्द ने राजा परवेज अशरफ से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। स्पीकर कौमी असेंबली ने भी टका सा जवाब देते हुए कहा कि मुलाकात खुश आइंद है, लेकिन इस्तीफों की तस्दीक अलग अलग ही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। साल 2022 अपनी तमाम तर नाकामियों, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के साथ इख्तिताम के करीब है। साल ख़त्म होने को ही है कि दहशतगर्दी की नई लहर ने सर उठाना शुरू कर दिया। वहीं जिन लोगों को इन तमाम मामलात पर नज़रसानी करनी चाहिए और संजीदगी दिखानी चाहिए, उनकी ज़बान से सिर्फ सियासी मुखालफत में गलाजत के सिवा कुछ नहीं निकलता। बड़े ओहदों पर बरजुबान या साबिक ओहदेदारान जब गुफ्तगू करते हैं तो उनको साथ ही इसकी वजाहतें भी देना पड़ती हैं। अगर कोई सच बोल दे तो सच की भी तावील पेश की जाती है, और झूठ बोल दे तो झूठ को बचाने के लिए 100 और झूठ बोले जाते हैं। गुज़श्ता और सबसे ज़्यादा अहम बयान जो वायरल हो रहा था वो ये था कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी जनरल बाजवा के तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर किए एहसानात की तायद की है और बताया कि सेनेट समेत कई जगहों पर जनरल बाजवा ने हमारी मदद की है। मगर इस सच के नशर होते ही सदर मुमलिकत, जो कि सुप्रीम कमांडर की हैसियत रखते हैं, इस मुमलिकत खुदादाद में वो भी दबाव में आ गए और अपने बयान की वजाहतें पेश करना शुरू कर दी। दिलचस्प सूरत हाल यह है कि अलवी साहब पर तरस भी आता है कि बुरे फंस गए। इनकी खिदमत में तजवीज़ ये है कि वो अपनी वजाहत पेशगी जारी कर दिया करें। वसी पैमाने पर जो वायरल हो जाता है खिताब, इसके नशर होने के बाद जो बाद में वजाहत दी जाती है, इसमें वज़न नहीं रहता, या ये कहने कि लोग वज़न नहीं देते। इन्हें चाहिए कि एक रोज़ पहले वजाहत जारी फरमा दें। यानी इस तरह के तमाम अहले वतन को आगाह किया जाता है कि कल मैं एक इंटरव्यू फ़लाँ नशरियाती इदारे को देने वाला हूँ या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ, ख़िताब करने वाला हूँ, इसके दर्जे झैल फ़िक्र सियाक व सबाक से हट कर पेश होंगे। हालिया दिनों में होने वाले चंद वाक़यात बल्कि दहशतगर्दी की नई लहर के इम्कानात की निशानदेही कर रहे हैं। पाकिस्तान में कायम अमरीकी सफारत खाने ने अपनी वेबसाइट पर मुतनब्बे किया है कि इस्लामाबाद का एक मशहूर होटल खुदकुश हमले की जद में आ सकता है। वहाँ जाने से गुरेज की एडवाइस जारी हुई है। बाद बरतानिया और हत्ता कि सऊदी अरब का सफारत खाना भी अपने शहरियों से अब एहतियात का तकाजा कर रहा है। हमारा रवायती और सोशल मीडिया लेकिन इस सवाल का जवाब तलाश करने में मसरूफ़ है कि पंजाब असेंबली तहलील होगी या नहीं। तहलील को अब भी यकीनी दिखाने की काविश भी जारी है, जिसके नतीजे में आइंदा बरस के मार्च अप्रैल में मुल्क भर में नए इंतखाबात की उम्मीद भी दिलाई जा रही है। पंजाब असेंबली का तहलील होना या ना होना तो अभी बाकी है।
बात यहाँ पर अभी कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों पर भी फंसी हुई है। तहरीक इंसाफ इस वक्त इंतहाई कशमकश में है। असम्बलियों में रहकर प्रोटोकॉल के मदद छोड़ना नहीं चाहते और बयानात के मुताबिक आवाम को अपनी सच्चाई दिखाने के लिए निज़ाम के ख़िलाफ़ रोज़ाना की बुनियाद पर बहतानबाजी भी करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान कौमी असम्बली के इज्तिमाई इस्तीफ़ों पर इसरार कर रही है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ इस मामले पर साफ इनकारी हैं। तहरीक इंसाफ के वफ़द ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी टका सा जवाब देते हुए कहा कि मुलाकात खुश आइंद है, लेकिन इस्तीफ़ों की तस्दीक अलग अलग ही होगी। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने राजा परवेज़ अशरफ को टेलीफोन पर कहा कि इज्तिमाई इस्तीफ़ों की जगह तहरीक इंसाफ का वफ़द स्पीकर के सामने भेजने का फैसला हुआ है। तर्जमान कौमी असम्बली के मुताबिक तय पाया है कि स्पीकर की गड़ी खुदाबक से वापसी पर PTI वफ़द से मुलाकात होगी। कबल अज़ीं स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के ख़त का जवाब देते हुए कहा था कि अरकान असम्बली को इस्तीफ़ों की तस्दीक ज़ाती हैसियत में पेश होकर अलग अलग ही करना होगी। वहीं अगर कोई वज़ीर तहरीक इंसाफ को पार्लियामान में आने की दावत दे भी तो तहरीक इंसाफ की अना सामने आ जाती है कि वज़रा नहीं बल्कि मुल्क का वज़ीर आज़म इनको दरख्वास्त करे और वो शान से पार्लियामेंट आए। लाजमी सी बात है, तहरीक इंसाफ को जिस चीज़ की इस वक्त बेहद ज़रूरत है वो फेस सेविंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं है और इंतखाबात की तारीख नहीं दे रही। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है, हम कैसे इनसे रब्ता कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर किए गए खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बिलावल हमें पार्लियामेंट में आने की दावत नहीं दे सकते। ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है। ख्याल रहे कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि कठपुतली को आखिरी वार्निंग है, वो पार्लियामेंट में आकर बैठे, नैब और इलेक्शन इस्लाहात का हिस्सा बने। दूसरी जानिब वफाकी वज़रा भी तुर्की ब तुर्की जवाब देने के लिए हमतन गोश रहते हैं। राना सनाउल्लाह एक बार फिर इमरान खान पर सख्त तनकीद करते हैं और उन्होंने कहा कि जब तक मुल्की सियासत में इमरान खान का वजूद है तो लड़ाई ख़त्म नहीं हो सकती। राना सनाउल्लाह का कहना था इमरान खान का बयानिया फितना और फसाद पर कायम है, जो अपने मुखालफिन के साथ बैठ कर बात नहीं कर सकता, जो कहता है मुखालफिन के साथ बैठने से बेहतर है मर जाऊँ, ऐसे में क्या मामला आगे बढ़ सकते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था जब तक मुल्की सियासत में इमरान खान का वजूद है तो लड़ाई ख़त्म नहीं हो सकती। पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था पंजाब असम्बली कोई खेल तमाशा नहीं है, मुल्क की सूरत हाल का हल इलेक्शन नहीं बल्कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, बल्कि चार्टर ऑफ मईशत है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा सियासतदान पैदा किया गया है जो अब मुल्क के गले पड़ा है। इमरान खान ने नैब का बेदरेग इस्तेमाल किया। जब तक मुल्की सियासत में इमरान खान का वजूद है ये लड़ाई इसी तरह चलती रहेगी। वफाकी दारुल हुकूमत में होने वाले खुदकुश हमले से मुतालिक सवाल पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्लामाबाद में खुदकुश हमले करने वाले के पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं था। ये कुरम एजेंसी से आए टैक्सी किराए पर ली गई थी, टैक्सी ड्राइवर इस वाक़े में मुलव्वस नहीं था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हैंडलर्स ने हमलावर को इस्लामाबाद पहुँचाया। हदफ था इस्लामाबाद में जहाँ कुछ लोग इकट्ठे होंगे या किसी ऑफिस के सामने हमला किया जाए। उन्होंने कहा कि असले से भरी गाड़ी वाली बात दुरुस्त नहीं थी। गाड़ी जिस तरह धमाके से उड़ी इससे लगा कि गाड़ी में असला था, लेकिन इसमें बारूद मौजूद नहीं था। मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो एक बात वफाकी हुकूमत और इमरान खान में कदर मुश्तरक हो रही है वो अमरीकी ग़ुलामी का बयानिया है। इमरान खान के अमरीकी ग़ुलामी के बयानी पर अब वफाकी वज़रा भी खुलकर सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि इमरान खान ने अमेरिका और सऊदीया से ताल्लुकात ख़राब किए, जबकि अमेरिका के ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे नहीं, मगर हमें इससे आगे झुकना नहीं है। सक्खर में तकरीब से खिताब करते हुए कमर ज़मान कायरा ने कहा कि क्या इलेक्शन कराने, कानून और आइन बनाने से जमहूरियत आ जाती है? इदारे खड़े करने से, इमारतें बनाने से जमहूरियत नहीं आती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजरा है, इससे मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। 9,000 अरब पाकिस्तान की आमदनी और 14,000 अरब पाकिस्तान का ख़र्चा है। मार्केट 8 बजे बंद करने से 100 अरब रुपए सालाना बचत होती है।
मगर मार्केट्स बंद करने को कारोबारी हज़ार तैयार नहीं। जबकि वर्कलोड कम करने के लिए 20% घर से काम करने की बात की तो तनकीद की गई। कमर ज़मान कायरा का कहना था अमेरिका के ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे नहीं, मगर हमें उसके आगे झुकना नहीं। इमरान खान ने अमेरिका और सऊदीया से ताल्लुकात ख़राब किए। आज बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा बनकर आलमी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बना रहे। इस तमाम सूरत हाल में मुल्क के लिए बेहतर तो यही है कि जमहूरियत को परवान चढ़ाकर कुछ अरसे के लिए सियासी इख्तलाफात को परे रखते सब सियासतदान मिल बैठ कर इस बारे में सोचें। नया साल हमेशा नई उम्मीदें लेकर नमूदार होता है। यह कई लिहाज से अहम साल है। इसको इस्तेहकाम जमहूरियत का साल करार देना चाहिए। एक दूसरे की सियासी हकीकत तस्लीम करके पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातें बैठे और आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करें। अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। उस दौरान कोई ना कोई ऐसी चीज़ मीडिया के ज़रिए ज़रूर फैलाई जानी है जो उसकी प्रेस रिलीज़ के अंदर या प्रोसीडिंग पे रिफ्लेक्ट कर सके। हुक्मरानों को पकड़ना चाहिए जो खुद तो टैक्स चोरी करते हैं लेकिन आवाम का गला जो है ना उसके ऊपर हर वक्त छुरी रखने को तैयार रहते हैं। अगर किसी को बांग्लादेश मॉडल का शौक है तो वो शौक पूरा कर ले, उसका जो बैकलैश होगा वो उन्हीं की ज़ात के ऊपर गिरेगा। एक बैड इमेज है, उसको मुस्लिम लीग नून फेस कर रही है, लड़ाइयाँ भी ज़्यादा पंजाब में है। तो अब ये बिलावल को गुस्सा आने की इतनी वजह क्या है? ये अपनी नोयत का बरतानिया में पहला केस है कि व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करने के ऊपर एक शख्स को जुर्माना हुआ है अदालत की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर तज्ज़ियाकार रिजवान रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? आज बड़ी खबरें हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खबरें वही जैसे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे और आपका बहुत मुनासिब फैसला रहा कि वो सारी डिस्कशन जो है वो हम अपने वीलॉग में करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खबर उड़ाई जा रही है कि किसी वफाकी वजीर ने स्टेटमेंट दे दी है और वो एक वेबसाइट ने पब्लिश भी कर दी कि जी इस्टेब्लिशमेंट दोनों से नाखुश है, जो बज़ाहिर एक चीज़ नज़र भी आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब भी उस तरह से डिलीवर करने में नाकाम रहे, इमरान खान साहब से वो नाखुश थे, ज़ाहिर बात है इस वजह से जो शहबाज शरीफ को लाया गया, ना प्लान ए चला ना प्लान बी चला। तो अब ये प्लान सी जो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की सूरत में लाने की तैयारी की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि ये कोई लंबा अरसा चल सकती है, अप्रॉक्सीमेटली 2 साल तक। तो आपको क्या लगता है कि वाकई इस खबर में कोई सच्चाई है या बस एक ये शगुफा छोड़ा गया है जैसे हमारे वज़रा अक्सर छोड़ देते हैं और उसके बाद इसी और क्योंकि नाम जाहिर नहीं किया गया तो ये खबर बस ऐसे ही एक टेस्टर के तौर पे चलेगी और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी? देखिए, इस खबर का एक पस मंज़र है जिसको हमें समझना चाहिए। इसके ऊपर इसको टेकअप करने से पहले या इस पर तबसरा करने से पहले पस मंज़र ये है कि आज कोर कमांडर मीटिंग थी और ये मेडन कोर कमांडर मीटिंग है जनरल आसिम मुनीर साहब के फुल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद ये उनकी पहली मीटिंग है। अच्छा, जब आखिरी 2-3 माह रह गए थे ना जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के, तो वो इस मीटिंग को उठा के 17-18 के इर्द गिर्द ले गए थे। ये हर माह मीटिंग होती है और तकरीबन यही 28, 29, 30 की तारीखों में ही होती है, 27, 28, 29 इन तारीखों में होती है। तो एक तो वो आसिम मुनीर साहब वापस उसका शेड्यूल वापस लेके आए हैं। इस कोर कमांडर मीटिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रखी है हमारे पीटीआई के दोस्तों ने और ख़ास तौर पे इनके जो ओवरसीज़ हैं, एक वो साहब जो मेजर साहब हैं, कोई बरतानिया में सियासी पनाह लेके बैठे हुए हैं, वो जो भाग गए थे पाकिस्तान से, जो आपको और मुझे कहते थे कि हम आदिल राजा साहब जी आपको और मुझे कहते थे कि हम उल्टी सीधी खबरें इसलिए देते हैं कि हमारे खिलाफ एक्शन हो और हम जाके बरतानिया में या कहीं पे सियासी पनाह लें। वो सबसे पहले खुद भागे ठीक है, खुद सियासी पनाह में। हाँ, उन्होंने भी और अमेरिका से भी कुछ रिटायर्ड सहाफ़ी हजरात ने भी इस मीटिंग के बारे में बड़ी हाइप क्रिएट कर रखी थी और हाइप ये थी कि जनाब यहाँ पे इमरान अहमद खान न्याजी साहब के ख़िलाफ़ एक्शन का फ़ैसला होगा और ये एजेंडा आसिम मुनीर साहब लेके जा रहे हैं।
यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि अगरचे इमरान खान साहब ने अपने मुकामी लोगों को, सोशल मीडिया के लोगों को मना कर दिया है कि आपने आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, लेकिन उनके जो ओवरसीज़ अकाउंट हैं, जैसे डॉक्टर फातिमा पीटीआई यूके से ऑपरेट होता है, पता नहीं उसके पीछे डॉक्टर फातिमा है भी कि नहीं है, लेकिन ऑपरेट वहाँ से होता है। वजाहत तैस खान साहब जो कि पीटीआई के बहुत ज़्यादा सपोर्टर रहे हैं, बल्कि जो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर के जो कमांडर्स थे, मुजाहिद थे, जर्नैल थे, उनमें उनका शुमार होता था वो। फिर हमारे एक रिटायर बाबा जी बैठे हुए हैं वहाँ पे, शाहीन सबाई साहब, ये इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग जो ओवरसीज़ हैं, उन्होंने एकदम से ये तबसरा करना शुरू कर दिया कि ये कोर कमांडर मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। अभी वो मीटिंग जारी है, मेरा ख्याल है कल भी शायद जारी थी, आज भी जारी है। उस दौरान कोई ना कोई ऐसी चीज़ मीडिया के ज़रिए ज़रूर फैलाई जानी है जो उसकी प्रेस रिलीज़ के अंदर या प्रोसीडिंग पे रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक है। तो मैं ये वाली खबर जो है, जो नया पाकिस्तान या नया दौर जिसने भी छापी है, मैं उसको उस कैंपेन का हिस्सा समझता हूँ कि उस मीटिंग की प्रोसीडिंग्स के ऊपर असरअंदाज हुआ जाए और जो है मतलब कि वो और कुछ करें ना करें, इसकी तो क्लैरिफिकेशन जारी करें। अब आ जाइए इस खबर के कंटेंट के ऊपर। देखिए, ये बहुत पुरानी ख्वाहिश है 2 साल के लिए टेक्नोक्रेट का जो सेटअप लाने का, और ये इसको बांग्लादेश मॉडल भी कहते हैं। बांग्लादेश में वहाँ की फ़ौज ने ये किया था और फिर उसके बाद इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन में फिर हसीना वाजद जीत के आई थी, जो एंटी फ़ौज समझी जाती है। हसीना वाजद साहिबा ने उनके जो रेगुलर जर्नैल थे उनमें से किसी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं लगाया। उन्होंने आने के बाद जब पहला मौका मिला तो उन्होंने वहाँ की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स समझी जाती है और जिसके जो जर्नैल साहब होते हैं वो चीफ नहीं बन सकते, उनको चीफ बनाया और 3 एक्सटेंशनें दी उन्होंने उन जर्नैल साहब को। इस दौरान जितने भी कोई तुरम खान जर्नैल साहिबान थे वो रिटायर होकर घर चले गए, ठीक है। तो अगर किसी को, मैं अब बात के दूसरे मेरिट पे आ रहा हूँ, अगर किसी को बांग्लादेश मॉडल का शौक है तो वो शौक पूरा कर ले, उसका जो बैकलैश होगा वो उन्हीं की ज़ात के ऊपर गिरेगा, ठीक है। हमारा तो बेड़ा गर्क है ना पहले ही, तो वो भी होगा। तो मेरा मतलब ये है कि ये इस तरह की ततूनियाँ, इसको मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, वो फैलाई जाती हैं इस तरह के अहम वाक़े के ऊपर। मैं इसको इस पर्सपेक्टिव में देखता हूँ और इसको कुछ संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भारी पत्थर, देखिए 3 साल की इंटरिम गवर्नमेंट टेक्नोक्रेट की और सदारती निज़ाम, ये वो चीज़ें हैं जो जब भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट का दिल करता है उसके रिटायर हजरात निकाल के बैठ जाते हैं। अभी पिछले दिनों जनरल तारक साहब, आपको याद नहीं है, सदारती निज़ाम के लिए वो बहुत बड़ा डायलॉग करते फिर रहे थे और टीवी प्रोग्रामों में जाते हुए पाए जा रहे थे, तो फिर एकदम झाग की तरह बैठ गए ना। तो बहरहाल इसको भी ऐसे ही लिया जाए। ये बेसिकली जो कोर कमांडर मीटिंग है उसके एजेंडे पे असरअंदाज होने की नाकाम कोशिश है। सर, ये तो चलें, आपकी बात में जो है वाकई दम है और ये सारा जो है इस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कल जो बिलावल भुट्टो ने स्पीच की और बेनज़ीर साहिबा की बरसी के मौके पे, उसमें बेनज़ीर से ज़्यादा जो है वो इमरान खान साहब का जिक्र था। तो ये बिलावल इतने गुस्से में किस लिए है? देखिए, हालांकि पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़ी पुरसकून नजर आती है, बड़ी खामोशी के साथ वो अपने काम पे लगे हुए हैं। जो मुश्किलात हैं या जो एक बैड इमेज है उसको मुस्लिम लीग नून फेस कर रही है, लड़ाइयां भी ज्यादा पंजाब में है। तो अब ये बिलावल को गुस्सा आने की इतनी वजह क्या है? देखिए, बात ये है कि ये जो स्पीच थी उनकी, ये हर साल होती है। जब जरदारी साहब ये स्पीच किया करते थे तो वो इस तरह की स्पीच के अंदर जब नवाज शरीफ साहब हुक्मरान थे तो उन पे भरसा करते थे। इसी तरह की एक स्पीच के अंदर उन्होंने ये भी कहा था कि पंजाब के अंदर आइंदा चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि जनाब वफाक की हुकूमत हम बनाएंगे, जो कि वो नहीं बना सके, इमरान खान आ गए। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बड़ी ही माजरत के साथ इस मौके के ऊपर बड़ी बात करनी होती है, कोई बड़ी बात करनी होती है जो अखबारात की जीनत बन सके। अब मसला ये है कि जिस बात का उन्होंने हवाला दिया है, जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा
तपे हैं जिसको कहना चाहिए, वो ये था कि जनाब पाकिस्तान की जेलों के अंदर जो दहशतगर्दी के हवाले से लोग गिरफ्तार थे उनको तालिबान के साथ मुज़ाकरात के बाद छोड़ा गया। तो उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब पे डाली क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत थी, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि छोड़ने के अंदर इमरान खान साहब का कोई किरदार नहीं था। और जिन मीटिंग्स के अंदर ये फैसले हो रहे थे उन मीटिंग्स में बिलावल साहब भी जाया करते थे। अगरचे इनकी वहां पे भी लड़ाई हो जाती थी, लेकिन ये कहते थे कि जनाब अगर आपने सब कुछ कर लिया है तो फिर हमें किस लिए बुलाया है, ठीक है ना। आपने उनके साथ मुज़ाकरात भी कर लिए, मुज़ाकरात के अंदर आपने उनके बंदे छोड़ने की भी बात कर ली, जो उनके बंदे मारे गए हैं उसका खून बहा देने की भी बात कर ली। अब आप हमें कहते हैं मामला संभाल लें, तो हमारे संभालने के लिए रह क्या गया है? सारा कुछ तो आप मान आए हैं उनके साथ, ठीक है। बिल्कुल। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो उन दिनों के अंदर कोर कमांडर पेशावर को स्पेशल इख्तियारात दिए गए हुए थे कि वो जाके काबुल में टीटीपी की लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात करें। ये बिल्कुल, उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी, हैं? उनकी तस्वीर भी सामने आई थी। जी जी जी, वही बात। अब मसला ये है कि उससे पहले अदारे की पॉलिसी ये थी कि हमने टीटीपी के साथ बराह रास्त इंटरेक्ट नहीं करना। ये तहरीके तालिबान अफगानिस्तान की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इनको लगाम डाले, वो इनको काबू करे, हमने उनके साथ मुज़ाकरात करना है, ठीक है। सही। तो इनके बारे में मुबैना तौर पे ये कहा जाता है। फैज़ हमीद साहब के बारे में इन्होंने कहा ये तो कोई बात ही नहीं है, तो अपने बच्चे हैं, मैं तो इनको यूं हैंडल कर लूंगा तो यूं हैंडल कर लूंगा, तो लिहाजा हमें उनके साथ भी बातचीत में बैठ बातचीत कर लेनी चाहिए, इसमें कोई हरज नहीं है। उसके बाद ये मुज़ाकरात शुरू हुए वहाँ पे, और फिर जो भी हुआ वो आपके और मेरे सामने है, उस पर मज़ीद कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब इस पूरी सिचुएशन से आगाह हैं, वो ज्यादती कर गए थोड़ी सी। इमरान खान की जिम्मेदारी बनती नहीं है, जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है जिनके साथ वो मीटिंगों में तल्ख कलामी पे उतरा करते थे। और मुझे चूंकि थोड़ी सी इस हवाले से गैर मुसद्दका इतलात हैं, मैं सारी नहीं शेयर कर रहा, लेकिन मैं इतना सवाल ज़रूर कर रहा हूँ कि ये मतलब कि आप मीटिंग के अंदर तो लड़के आए थे उनके साथ कि जनाब आपने सब कुछ कर लिया तो हमें किस लिए फिर बुलाया। तो यहाँ पे आप इमरान खान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, इसका तो वो जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते, एक बात। दूसरी बात यह है कि बीबी शहीद की बरसी थी, वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक अलग इस्तारा थी, और अगर हम कहें तो मकबूलियत में वो शायद किसी लेवल पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी आगे गुजर गई थी, और बहुत उनके अंदर सियासी मतानत पाई जाती थी, और बहुत ज़्यादा वो इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स को समझना शुरू हो गई थी। तो बहरहाल उनका जाना एक बहुत बड़ा सानिया है, एक बहुत बड़ा लॉस है इस मुल्क के लिए, नुकसान है। लेकिन ये भी एक रवायत है पीपल्स पार्टी की कि वो इस बरसी के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बात किया करते हैं ताकि वो मीडिया के अंदर ज़ेरे बहस आ सके। चलें, बिलावल भुट्टो ने तो अपनी रवायत जो है वो बरकरार रखी, लेकिन आप ये बताएं कि हमारी स्टॉक मार्केट कहीं क्यों स्टेबल नहीं हो रही। आज इस डार साहब ने भी खिताब किया, तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में हमारी मेशर जो है वो किस साइड पे जाएगी? देखिए, आज सुबह स्टॉक मार्केट के अंदर 730 पॉइंट मेरा ख्याल मार्केट गिरी है, और उसकी और ये एक मुनासिब बड़ा गिराव है। और इसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि ये खबर जब मार्केट पहुंची कि IMF के साथ मामलात जो हैं वो एक जगह पे आके रुक गए हैं, तो उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरी। फिर वहाँ पे एक सेमिनार था या डिस्कशन थी, उसके अंदर जो गवर्नर स्टेट बैंक रही हैं वो मोहतरमा डॉक्टर साहिबा जो थी, क्या नाम था उनका, अख्तर समथिंग अख्तर थी उनका नाम था, वो भी मौजूद थी। आरिफ हबीब साहब भी मौजूद थे। अब आरिफ हबीब साहब का तो अपना मसला है ना कि 441 अरब रुपया जो है या 451 अरब रुपया वो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज के तौर पे जो खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों ने गरीब किसानों से तो वसूल कर लिया हुआ है, लेकिन वफाक के ख़जाने में जमा नहीं करवाया। वो तो माफ़ करने लगे थे जनाब इमरान खान साहब, ये वाला 450 अरब रुपया उसका नोटिस ले लिया था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने, और माफ़ नहीं करने दिया था, वो अभी तक पेंडिंग है। तो आरिफ हबीब साहब ने तो वो है ना, वो उनकी भी खाद फैक्ट्रियाँ हैं ना एक दो,
तो उन्होंने वो बिल्कुल, माल साफ बिल्कुल। करवाना होगा, तो इसलिए वो बैठे जनाब इसहाक डार साहब को लगा रहे थे। लेकिन डार साहब ने आज तकरीर भी की, काफ़ी जज्बाती थे वो इस हवाले से, और उन्होंने कहा कि जी उनके ख़िलाफ़ बातें फैलाई जा रही हैं। एक मैं आपको ख़बर दे दूँ, ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन नहीं हो रहे थे तो हुकूमत ने ऐलान किया है कि जी 2 जनवरी से तमाम लेटर ऑफ क्रेडिट ऑनर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो रुके ये तो हुए अच्छी हैं। बात है। एक तो ये पॉजिटिव बात है। दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब $1 बिलियन की अदायगी हमने करनी थी, वो हमने कर दी, हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया और हम डिफ़ॉल्ट नहीं करने जा रहे। ठीक है, सही। IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो एक जगह पे आके स्टेलमेट हो गए हैं, लेकिन रुके नहीं हैं। ठीक है, और हम उसको सेल थ्रू कर जाएंगे। मेरी ज़ाती तौर पे इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि IMF के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के अंदर जो कीमत है वो ना तो अपना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ देने को तैयार है, ना इसहाक डार देने को तैयार है। इस वक्त जो है वो बिजली की बेस प्राइस जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 16 रुपये है या 16 रुपये के करीब है। उसको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि जो पावर सेक्टर के जो बैड डेट्स हैं या पावर सेक्टर के जो खसारा है वो 4000 अरब रुपए से ज़्यादा हो गया है। तो अगर हम ये कीमत डबल करेंगे तो जाके कहीं वसूल कर पाएंगे, तो ऐसा करना मुमकिन सर नहीं है। अवाम का तो पहले ही बुरा हाल है, और यही तो अगर मैं कह आप रहा जिस तरह से कह रहे हैं कि डबल करना पड़ जाता है तो ये बात कहाँ जाके रुकेगी। और शहबाज शरीफ साहब, अभी आपने वजीर आजम साहब की बात की, तो शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी भी अभी स्टेटमेंट सामने आई कि जी ये 30 सालों का गंदा है तो हम तो इसको इतनी जल्दी साफ नहीं कर सकते। हालांकि 30 साल में उनका और उनके भाई का भी एक अच्छा खासा हिस्सा है। तो फिर मतलब ये सियासतदान अगर इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे तो ये बात जाके कहाँ रुकेगी। पिस तो आवाम रही है। हाँ, देखिए बात ये है कि मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि ये अगर प्राइस बिजली की कीमत डबल करने की बात आती है तो वो नहीं करने देंगे या वो नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी सियासी कीमत होगी ना जो उनको अदा करना पड़ेगी। तो लिहाजा वो ऑल्टरनेटिव, आखिरकार तो उन्होंने इलेक्शन में जाना है। हाँ, वो उसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, और अल्टरनेटिव में कुछ टैक्स की शरह में इजाफे की बात हो रही है, कुछ सुपर टैक्स लगने की बात हो रही है, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं कि पैसा उधर से इकट्ठा कर लिया जाए। टैक्स जो है ना वो मैंने कल रात को या सुबह ही एक खबर पढ़ी थी कि जो लंडा बाजार के अंदर सामान बिकता है ना, अब उसके ऊपर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। तो रहने सहने को ना एक इस तरह की चीजें ही रह गई थी जिनके ऊपर अब इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। बाकी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज है जिसपे आवाम टैक्स नहीं दे रही। हाँ, अवाम टैक्स देते हैं, रास्ते में चोरी हो जाता है, सेठ की जेब में चला सर ये जाता है। अमीर लोग चोरी करते हैं ना, जिनको पकड़ने की जरूरत है। जी, जो जी, इन्हीं जो सियासी लोग हैं जिनके इनके साथ राब्ते हैं वही टैक्स चोरी करते हैं। मेरे और आप जैसों की क्या मजाल है कि हम टैक्स चोरी कर लें। नहीं, अब इसमें एक और भी डाल लें। अब जो मीडिया हाउसेस के मालकान हैं वो भी अपने बिजनेस के अंदर धड़ल्ले से टैक्स चोरी करते हैं, तो इसलिए तो सर मीडिया हाउस के मालिकान कर सकते हैं ना। हाँ। मेरे और आप जैसे मुलाजमत पेशा लोग तो नहीं कर सकते। प्लीज तो हम रहे हैं। लेकिन खैर, मीडिया से मुझे एक बात याद आई। हमारे दोस्त हैं मुर्तज़ा अली शाह और उनके भाई हैं मुज्तबा अली शाह। दोनों जो हैं वो जर्नलिज्म से वाबस्ता है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया हाउस की लंदन में नुमाइंदगी करते हैं। आज उन्होंने केस जीता है लंदन हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, और 75,000 पाउंड जो है वो उन दोनों भाइयों को जुर्माना मिला है। और ये अपनी नौयत का पहला केस है, ये हमें आज डिस्कस करना चाहिए इसको अफीफा। वो अपनी नौयत का पहला केस है कि इनके खिलाफ किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज भेजा था, ठीक है। हुआ ये था कि यहाँ पे फहद मलक साहब, एक साहब थे बैरिस्टर फहद मलक साहब, वो लंदन में कत्ल हो गए। अच्छा, उनके मुबैना कातल के अपने वकील के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लोग आ गए और लोगों ने आके तो वहाँ पे नारेबाजी की और कहा कि जी आप जो है वो मकतूल के कत्ल के ऊपर पर्दा डालना चाह रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें या इस तरह का काम करके ये पाकिस्तान जाके तो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें। इस पे उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला कि इन लोगों को इंस्टिगेट किया था
मुर्तज़ा अली शाह ने और उनके भाई ने, और इन्हें बताया था कि हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसलिए वो लोग आए। अब आप देखिए इसकी सेंसिटिविटी का एहसास कीजिए ज़रा। सिर्फ ये मैसेज डालने की बुनियाद के ऊपर मुर्तज़ा अली शाह ने वहाँ की अदालत का दरवाज़ा खटखटाया कि इन्होंने मेरे के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया है कि मैं लोगों को इंस्टिगेट कर रहा हूँ, जो कि मैं नहीं कर रहा। 3 साल तक केस चला व्हाट्सएप मैसेज की बुनियाद पे है। मुर्तजा अली शाह साहब को तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि वो ये केस जीत गए। लेकिन अगर पाकिस्तान में इस नौयत के केस होने लगे और फैसले आने लगे ना, तो यहाँ तो मेरे ख्याल हर एक पे ही मुकदमा हो जाएगा। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं जिस बात की तरफ आपको लेके आना चाह रहा हूँ कि अब हमें व्हाट्सएप मैसेजेस करते हुए, जो कि हम नॉर्मली मतलब देखिए, मैं बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर पढ़ के आगे फॉरवर्ड कर देता हूं, लेकिन अगर मुझे वो ट्वीट करना पड़े या फेसबुक पोस्ट करना पड़े तो मैं कभी भी वो मैसेज ना करूं, कभी भी ना करूं। बिल्कुल। ठीक है। अब हमें मैं ये बात जिस तरफ आपको और अपने नाजरीन को लाना चाह रहा हूं कि अब हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी मोहतात होना पड़ेगा, मोहतात हो जाना चाहिए। ये अपनी नौयत का बरतानिया में पहला केस है कि व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करने के ऊपर एक शख्स को जुर्माना हुआ है अदालत की तरफ से। ये मैं ये बार बार कह रहा हूं। मेरे ख्याल से तो सिर्फ हमें मोहतात नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें, जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारी जो यंग जनरेशन है, हमें बाकायदा कोई कोड ऑफ एथिक्स बनाने चाहिए कि सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप हो गया, बाकी सारी चीजें होगी, उनको यूज करने का क्या सही तरीका है और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये गाली गलोच का, ब्लैकमेलिंग का और एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों का और इस तरह की झूठी खबरें फैलाने का सिलसिला कहीं तो जाके रुके। जी बिल्कुल। और अफीफा, दूसरी बात यह है कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टेररिज्म के हवाले से मसला क्या है? दाइश। जी। और आपको शायद मेरे से ज़्यादा ये इल्म है कि दाइश की रिक्रूटमेंट जो होती है वो सोशल मीडिया के ज़रिए होती है। वो सोशल मीडिया के ज़रिए बच्चों को, यंगस्टर्स को कई केसेस हमारे सामने आए हैं कि बच्चियों को किस तरह से इंस्टिगेट करके और ट्रैप किया गया और फिर बाकी जो कुछ हुआ वो फिर मीडिया ने दिखाया सबको। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ भी पीटीए जो है वो ख्वाब गफलत से उठे और इस तरह के कंटेंट के ऊपर ऐसे फैसले आए जैसे मुर्तज़ा अली शाह साहब ने जीता है या दूसरे उनके भाई मुजतबा अली शाह साहब ने जीता है। तो सर ये पीटीए को, खुदा का नाम ने पीटीए को जो है वो आप ना जगाएं, क्योंकि अगर वो जाग गए तो उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने सारा कुछ उठा के बंद कर देना और उन्होंने कुछ नहीं बनाना। जैसे पहले यूट्यूब बंद हुआ था ना, वो उसी तरह से बंद हो जाएगा। उन्होंने कुछ सिखाने की, कोई चीजों को सही करने की या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी। उन्होंने जैसे बसंत पे हमने बसंत बंद कर दी क्योंकि डोर से गले कटते थे, एक टाइम आया था यूट्यूब का, हमने यूट्यूब बंद कर दी थी। हमारे पास कोई हल नहीं होता, हम सिर्फ चीजों को बंद करना जानते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यूट्यूब पे हम वो जो 4 साल या 3 साल बंद रही थी उसके अंदर हम इतने पीछे रह गए हैं। कंटेंट हमारा यूट्यूब पे बहुत कम है, प्रो पाकिस्तान कंटेंट, पाकिस्तान रिलेटेड कंटेंट के उसके हद कोई नहीं है। और दुनिया की बहुत सारी अकवाम हमसे बहुत आगे निकल गई हैं। सर हम इंडिया को ही देख लें, इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और पाकिस्तान जो है उसको तो अभी समझ आना शुरू हुई है कि यूट्यूब पे काम कैसे करना है। चलिए, बहरहाल मुर्तज़ा अली शाह साहब को मेरी तरफ से और अफीफा की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। शाहजी बिल्कुल, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। रिजवान रजी साहब जो है बात का रुख मोड़ने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उस सवाल पे मैं इनको फिर किसी ना किसी व्लॉग में जरूर लेके आऊंगी। और इन जो है ना हुक्मरानों को पकड़ना चाहिए जो खुद तो टैक्स चोरी करते हैं लेकिन आवाम का गला जो है ना उसके ऊपर हर वक्त छुरी रखने को तैयार रहते हैं। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। बता दूं कि हमारी जमहूरी इक़्तिदार बड़ी सिंपल है कि एक नायब कासिद, एक चपरासी, एक चाय पिलाने वाला, एक फाइल को उठाकर साहब की टेबल पे रखने वाला, वो सरकारी तौर पे उसको उसका इंटरव्यू होता है तो वो कम से कम FA पास होना चाहिए गालिबन, या BA पास, लेकिन मिनिमम FA तो है। और उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है, उसकी स्क्रीनिंग आउट होती है, IQ जब ये पागल तो नहीं है, ये तो अथरा तो नहीं है। लेकिन जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो कुरान पढ़ो, उससे कोई फ़र्क नहीं, वो अंगूठा छापो, उससे कोई फ़र्क नहीं। तो यानी जितनी हमारी शर्तें हैं, शराइत हैं, वो नीचे के तबके के ऊपर हैं। जो हमारी हुक्मरान तबका है उससे हर तरह की उसको आज़ादी है, चाहे वो कानून की खिलाफ वर्जी करे, चाहे वो चोरी करे, चाहे वो लूटे, चाहे वो कसूटे, जिम्मेदार तो हम लोग ही हैं।
मेरे घर में जमहूरियत नहीं है, मेरे घर में मेरी बीवी का जोर चलता है, खत्म बात। कोई जमहूरियत नहीं है, वहाँ मेरी कोई राय नहीं है। अब इसमें को बहस करनी है तो कर ले। आमरीयत है मेरे घर में और इसीलिए अच्छा चल रहा है। ये वाली जमहूरियत ना मंजूर। क्या कभी आपने सोचा कि टेलीविजन पे सियासतदानों की इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, क्यों इतनी गालम गलोच होती है, मार धाड़ होती है? बाकायदा हर चैनल के ऊपर, हर प्रोग्राम के ऊपर आपको कभी ना कभी ये एंटरटेनमेंट मुयस्सर हो जाती है। उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो यह है कि हमारा सियासी कल्चर जो है वो बिल्कुल ही नापैद हो चुका है, और दूसरा जमहूरी कदरें ख़त्म हो चुकी हैं। पहले इनकी नर्सरी होती थी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जहाँ यूनियंस के अंदर लोग सियासत में आते थे, वहाँ करते थे जितनी धुआंधार तकरीरें। और जो टेलीविज़न पे आप सुन रहे हैं ना आजकल या कुछ सालों से, ये लोग कॉलेज कैफेटेरिया के अंदर कर करा के थक जाते थे, और जब वो सीनियर क्लासेस पहुँचते थे तो वो कहते थे यार ये सीनियर्स को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपस में बैठ के बात भी करते थे, चाय भी पीते थे, सैंडविच भी खाते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन जब से वो ख़त्म हुआ तो उसका नुकसान ये हुआ कि हमारे जितने नौवारिद सियासतदान हैं वो ये समझते हैं कि दूसरे की बेइज्जती करके ही हमारी इज़्ज़त बढ़ेगी, हमारा मकाम उसी तरह बढ़ेगा। अच्छा, अब हमारी पार्टीज़ जो हैं वो इतनी ऑटोक्रेटिक हो चुकी हैं कि वो एक्सपेक्ट करती हैं कि उनका तर्जुमान सिर्फ वो हो सकता है जो जाके उनके लीडर को डिफेंड करे, ऐसा तरीके से डिफेंड करे, दूसरे की बात ना सुने और हर बात पे लड़ाई करे, झगड़ा करे और ऐसी की तैसी करते उनकी। और यही हमारी जमहूरियत की एक मिरास है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तो इस फ़न को एक साइंस का दर्जा दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हम तो बड़े अरसे से कह रहे थे कि हमारी जमहूरी जमातें जो हैं उनमें जमहूरियत नहीं है, उनके अपने अंदर जमहूरियत नहीं है, और वो वन मैन शो होता है या वन वुमन शो होता है हमेशा से। लेकिन अब खुद ये जो पार्टीज़ हैं उनके सीनियर लोगों ने, सीनियर रहनुमाओं ने ये बातें करनी शुरू कर दी हैं। कुछ दिन पहले लतीफ़ खोसा साहब का एक क्लिप वायरल हुआ, वो मैं आपको सुनवाता हूँ यहाँ पे कि वो क्या था, फिर उससे बात करेंगे। वॉच दिस। से ऊपर अपनी हुकूमत को ले जाते हैं हम, क्यों अपना अदलिया को रियासत से ऊपर ले जाते हैं हम, क्यों न्यूट्रल्स को अपनी रियासत से ऊपर ले जाते हैं? ये अजीब है हमारे सियासतदान, मुझे तो समझ नहीं आती है। कभी अपनी दाढ़ी न्यूट्रल्स के हाथ में दे देते हैं, कभी ये अदालत की जो है उसमें छुपते हैं, उसके असर से जो है इक़्तिदार में आते हैं या इक़्तिदार से निकलवाते हैं किसी को। ये क्या मजाक बना हुआ है हमारे मुल्क की रियासत के साथ, क्या खिलवाड़ हो रहा है? अगर ऑपोजिशन नहीं है तो कोई जमहूरियत नहीं है। ऑपोजिशन के बगैर कोई जमहूरियत का तस्वर नहीं हो सकता। ऑपोजिशन के बगैर रियासत नहीं चल सकती, फिर तो डिक्टेटरशिप होगी। फिर तो आपने कम्युनिस्ट एक पार्टी बना लें, एक ही पार्टी फिर ठीक है रूल करेगी, फिर वो फर्द वाहिद हो या पार्टी हो, जिस तरह भी आप कह लें। और फिर हम बातें करते हैं जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। अरे किस जमहूर की बात करते हो? अपनी पार्टी में किसी एक पार्टी ने जमहूरियत को अपनाया? कोई एक पार्टी बता दे मुझे कि वो कहे कि जी ये इस अंदाज से हम चुनते, ये क्या जमहूरियत है? किसी पार्टी ने अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शंस करवाए? सारे फेक इलेक्शंस होते हैं। फिर हम जब ऑपोजिशन में होते हैं तो हमें सारे बुनियादी हकूक याद आते हैं, सारे ह्यूमन राइट्स जो है वायलेशन हमें याद आती हैं, सारी सहाफत आजादी सहाफत याद। लेकिन क्या आप फ्रीली कर सकते हैं, अपने ज़मीर के मुताबिक बात कर सकते हैं? मैं नहीं जा रहा टीवी पे, इसलिए मैं नहीं जा रहा कि मैं जो बात करूंगा पाकिस्तान के हक में बात करूंगा, मेरी पार्टी यहां से मुझे गर्दन से पकड़ लेगी। मेरी अंदर भी एक अजीब सा वसवसा है जो तलाशम कर रहा है, मुझे भी जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। इसीलिए आज लतीफ़ खोसा साहब ने हामी नहीं भरी हमारे शो पे आने की, उनको पता था कि आज क्या डिस्कस होना है। बैरिस्टर आमिर हसन, आपने सुन लिया अपने लीडर की और अपने अटॉर्नी जनरल की, अपने गवर्नर की गुफ्तगू, क्या है आपके पास डिफेंस में इनके खिलाफ या इनकी जवाब में? देखिए, डिफेंस में तो नहीं, जो बातें अगर ये कहा जाए कि आज कोई पॉलिटिकल पार्टी एज इंस्टीट्यूशन मौजूद नहीं है, तो इस पे तो मैं एग्री करता हूँ, इसे मैं मानता हूँ कि आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस तरह मौजूद नहीं है जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। मैं साद रफीक साहब की बात से भी इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन जहां तक रही कोसा साहब की बात, कोसा साहब की मैं जानता हूँ कि थोड़ी सी नाराजगी है। नहीं तो जमहूरियत की बात हो पार्टी के अंदर तो मुबशर साहब, फिर मेरा ये भी रोल होना चाहिए कि मैं खुद अगर एक ओहदे पे बैठा हूँ तो मुझे उसी दूसरे बड़े ओहदे पे अपने बेटे को नहीं बिठाना चाहिए। ये भी जमहूरियत नहीं है। मैं खुद पाकिस्तान बनाया किसने? बेटे को किसने बनाया? नहीं, बेटे को किसने बनाया? पार्टी ने कि इन्होंने? और पार्टी ने बर्दाश्त किया ना, पार्टी का कल्चर है, पार्टी ने बर्दाश्त कर लिया तो बुरी बात है, लेकिन मुझे गलत बात है ना, तो आपकी पार्टी के ऊपर उंगली उठ रही है। लेकिन आज का दिन ख्वाजा साद रफीक ने क्या कहा, जरा वो भी सुन ले चंद लम्हे। और मैं तकलीफ महसूस करता हूं बहुत ज्यादा, और उस तकलीफ का इजहार भी करता हूं कभी पब्लिक में और कभी अपनी जमात के अंदर भी, कि पाकिस्तान की सियासी क़यादतों के साथ आखिर क्या मसला है? ये क्यों अपनी जमातों को मुनज़्ज़म नहीं करते?
ये कहना कि इन्हें मुनज़्ज़म नहीं करने दिया जाता काफी हद तक सच है, लेकिन जब जमाना अमन होता है तब काम क्यों नहीं करते आप ग्रास रूट लेवल पे जाके क्यों अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को ऑर्गेनाइज नहीं करते? क्यों स्ट्रीट पावर आप गेन करने की कोशिश नहीं करते? और जब फिर लड़ाई होती है तो चंद सौ लोग होते हैं वो मरने के लिए और जेलें काटने के लिए चंद दर्जन रह जाते हैं, बाकी वोट मिलते हैं हमें करोड़ों की शक्ल में, और जब जद्दोजहद का वक्त आता है तो चंद सौ लोग। ये मामला क्या है? ये हम हर इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं लगा सकते। शेख साहब आप भाई हैं, इसलिए मैं आपसे एक हल्का सा सवाल पूछ लेता हूं कि फिर तो बिल्कुल जस्टिफाइड है कि ज़ियाउल हक मार्शल लॉ लगाए, मुशर्रफ लगाए, अयूब खान लगाए, जो भी लगाए सही लगाता है, क्योंकि आप लोग तो खुद सिविलियन को सूटों में आप लोग डिक्टेटर हैं। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए बात है कि डिक्टेटरशिप से भी ज़्यादा है वो जो आपने पहले खुद कहा कि पाकिस्तान में खुशहाली का पीरियड वही था जबकि जमहूरियत नहीं हुई। जमहूरियत का मकसद तो ये था कि लोगों के में खुशहाली आए, लोगों में ह्यूमन डेवलपमेंट हो, उनमें एजुकेशन बढ़े। हम तो हर इंडेक्स में दुनिया में सबसे आखिरी कौम हो गए हैं। हम कर क्या रहे हैं? कहाँ हमारी, जो आपने सही कहा कि ग्रास रूट लेवल पे भी हमारी डेमोक्रेसी नहीं है। हम लोकल जो इलेक्शंस हैं वो भी नहीं करवाते। तो ये कहाँ रेजिस्टेंस है? जब तक अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो मीडिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ओपन हुआ है, लोगों में अवेयरनेस पहले से ज़्यादा आई है। बाय द वे ये मीडिया जो है ये भी एक डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ की वजह से ओपन हुआ है। दुरुस्त कह, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि आप चाइना देख लें, दुनिया में पिछले 40 साल से हर साल सबसे ज़्यादा ग्रोथ चाइना कर रहा है। चाइना में तो जमहूरियत नहीं है। मैंने कोई 50-60 बार चाइना का विज़िट किया है और फर्स्ट टाइम मैं 50 साल से ज़्यादा हो गए मैं जब चाइना विज़िट किया, मैं रेगुलर वहाँ जाता हूँ। वहाँ कौन सी जमहूरियत है जो दुनिया का हर वक्त जितनी भी हर साल जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट ग्रोथ करते रहे 30-40 साल। ये इमरान खान साहब ने पीछे 450 अरब रुपए, इमरान खान साहब को तो शायद इस बात का पता भी ना हो कि इकानमी के मामला क्या होते हैं। 450 अरब रुपए रजा बाकर ने उठा के 0% इंटरेस्ट रेट पे 100 बड़ों को दे दिए। यह भी हुआ है 2 साल पहले। 450 अरब रुपए, वो सारी मशीनरी आ गई जो नहीं भी चाहिए थी। आज वो मशीनरी आई हुई है, उसी का हम भुगत रहे हैं। आज हमारे पास रिजर्व नहीं है, लेकिन हमारे पास तो इतना पैसा होता था, कोई बजाय कि उसको एसएमईज को, दरमियाने ये छोटे लोगों को हम देते। और जैसे कि बांग्लादेश ने ग्रोथ की, उन्होंने ग्रामीण बैंक के, उन्होंने लेडीज़ को उन्होंने दिया तो ग्रो। जब तक आप इंजन ऑफ ग्रोथ होता है दरमियाना और छोटा तबका, हमारी जमहूरियत ने लोगों को रिजल्ट नहीं दिया। इसमें जमहूरियत या डिक्टेटरशिप की बात नहीं है। अगर तालीम नहीं दी गई, अगर अवेयरनेस नहीं दी गई, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुई, अगर हमारा मुल्क नहीं बढ़ा, हम तो आबादी बढ़ाने के ऊपर हमारा जोर है। हम यहाँ पे घुंघरू पहन के डांस तो नहीं कर सकते ना कि माहौल बन जाए पैसे के आने का। वो डांस करना नहीं करना, आप लोग को करना है यार। आप लोग अयाशी आप लोग करते हैं, अरबों रुपए के पार्लियामेंट पे हम खर्च करते हैं, सेनेट के ऊपर हम खर्च करते हैं। आप लोग पार्लियामेंट लॉजेस लेते हैं, मिनिस्टर हाउसेज लेते हैं, मुराद लेते हैं, गाड़ियां, पेट्रोल, फ्यूल। एक मिनट मैं सबकी बात कर रहा हूँ। और देखें मेरे बात सुने, तो हमारे ऊपर क्यों कह रहे हैं? हम कहाँ से चेक करें? आप तो हमें जवाब दे नहीं है। मैंने कहा CPAC हमें बता दें उसका डॉक्यूमेंट क्या है। आपने तो उसके ऊपर कह दिया कि मेरे इख्तियार में नहीं है। अगर आपके इख्तियार में नहीं है, जो रूलिंग पार्टी का आदमी है, तो फिर आम आदमी जिसके माँ बाप उसके हाथों में दम तोड़ देते हैं अस्पताल के बाहर, आम आदमी जिसको बच्चे के बालों में तेल डालने के लिए उसने कभी सोचा नहीं, उसमें इतना पैसा नहीं होता, वो बेचारा कहाँ से सोचेगा? बैसर आमिर, ये वाली जमहूरियत ना मंजूर। देखिए मुबश्शिर साहब, मैं जमहूरियत की कमियों के ऊपर बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। कमियां हैं सियासत में, सियासी जमातों में, लेकिन आमरीयत और जमहूरियत के मुकाबले में मैं 1% भी इसके हक में नहीं हूँ कि आमरीयतों ने पाकिस्तान के लिए बेहतरी की है। जनरल अयूब से बेहतर होता है शेख मुजीबुर रहमान, याहिया खान से बेहतर होता है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। सर जी आप लोग को परफॉर्म करें ना, उसके बाद ये क्लेम कर लीजिएगा। नहीं, आप पहले परफॉर्म करें फिर हमें दिखाइएगा। आप लोगों के पास सिंध में कुत्ते का काटने के वैक्सीन तो है नहीं। नहीं, मुझे बात तो सुन लें। जिनका मैंने नाम लिया है उन्होंने परफॉर्म किया है। आप सारे डिक्टेटर, एक तरफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जद्दोजहद और शख्सियत इंटरनेशनली मनवा के दिखाए किसी और को, तो क्या इसका मतलब ये है? एक मिनट आमिर साहब, एक मिनट मौका दूंगा। आपने एक जुमला बोल दिया ना, अब उस जुमले को मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, वो भी मेरा राइट है। और वो ये है कि अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जद्दोजहद को सिर्फ मैंने सामने लेना है
तो फिर इसका मतलब है हम पार्लियामेंटेरियंस को या सियासतदानों को ऑपोजिशन करने के लिए रख लेते हैं क्योंकि गवर्नेंस नहीं उनसे होती। मैं अब आता हूं दूसरी तरफ। मैंने पहले कहा कि अगर आप जमहूरियत और आमरीत का मुकाबला करेंगे तो उसमें जमहूरियत बेहतर है। अब जमहूरियत में जो कमियां हैं उसमें आते हैं क्यों कमियां हैं। आमरीतों के लगाए हुए खराबियों से कमियां हैं, लेकिन जमहूरियत ने खुद को बेहतर नहीं किया। ये मुजरिमाना गफलत है। क्या नहीं किया? सारे सरमायादार आज असेंबलियों में बैठे हैं। मैं समझता हूँ सरमायादारों के इलेक्शन लड़ने में पाबंदी लगाए, इनके लिए मखसूस सीटें रखें, जितने की इनकी परसेंटेज है पाकिस्तान की आबादी के अंदर। अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को ये सपोर्ट करे फाइनेंशियली, और वहां से रिजर्व सीट भले नेशनल असेंबली की सेनेट की लेके आए, लेकिन जितने लोग मेजोरिटी है वो इलेक्शन में आ सके, पहली बात। दूसरी बात ये कि असेंबलियों के मेंबर के लिए तरक्याती बजट ना हो। MNA MP या सेनेटर के लिए तरक्याती बजट लोकल बॉडीज के लोग इस्तेमाल करें, फिर देखिए आपकी असेंबली। तो भाई ये हमने तो नहीं करना ना, जमहूरियत ये तो आपने करना है, आपने करना है। मान रहा हूँ ना, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जमहूरियत में किसी एक के कहने से नहीं, ये बड़ी अच्छी बातें हैं, आप सारी अच्छी बातें कर रहे हैं। मैंने इंटरमीडिएट में पढ़ी थी ये बातें, जब मैं वो पढ़ता था ना तब मैंने भी ये किताब में पढ़ा था कहीं ना कहीं, देखा नहीं मैंने। मुबशर साहब, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी में होके अगर ये आवाजें उठा रहा हूँ, बाहर उठा रहा हूँ, बांगे दोहर उठा रहा हूँ, तो विद इन पार्टी भी उठाता हूँ। तो जद्दोजहद होती है, जद्दोजहद ही एक इस्तिहारा है। अगर ये समझा जाए कि एकदम सारी चीजें आप अपने घर के अंदर भी 100% चीजें अपनी मर्जी से कोई एक फर्द इम्प्लीमेंट नहीं करवा। मेरे घर में जमहूरियत नहीं है, मेरे घर में मेरी बीवी का जोर चलता है, खत्म बात। कोई जमहूरियत नहीं है वहाँ, मेरी कोई राय नहीं है। अब इसमें को बहस करनी है तो कर ले। आमरीत है मेरे घर में और इसीलिए अच्छा चल रहा है। तो नहीं अच्छी होती है कई दफा, ये भी याद रखे ना। जमहूरियत में मैं फिर कहता हूँ कि जमहूरियत के जितने भी फ्लॉज हैं जो रहे हैं, मैं आज पाकिस्तान के अंदर 100% जमहूरियत समझता ही नहीं हूँ। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 100% जमहूरी पार्टी समझता ही नहीं हूँ। मैं किसी भी पार्टी के अंदर जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर को आगे आते हुए देखता ही नहीं हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो खराबियां, इनसे तो कोई इनकार नहीं, लेकिन इससे दूसरी तरफ नहीं देखा जा सकता। जमहूरियत को ही बेहतर करना है। मजीद जमहूरियत के साथ, आवाजें उठाने के साथ आपके ऐसे प्रोग्राम्स की जरूरत है, बजाय इसके कि रोज मुर्गा लड़ाई हो, ये बातें हो कि कैसे जमहूरियतें बेहतर होंगी, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज बेहतर होंगी, कैसे क्या। बार एसोसिएशंस का तो ये काम नहीं है ना कि वो भी ये करें। बार एसोसिएशंस का ये काम नहीं है, पॉलिटिशियंस का ये काम नहीं है, पार्लियामेंट्स का ये काम नहीं है, सेनेट का ये काम नहीं है। अच्छा है तो वो आप लोगों ने किया, बुरा है तो वो मीडिया ने किया, ठीक है, हम कंधा पेशानी से एक्सेप्ट कर रहे हैं जमहूरियत को। यही जमहूरियत है। यानी जो मीडिया वाला इमरान खान की तारीफ कर दे वो हक की जंग लड़ रहा है, जो उसकी बुराई या उसकी निशानदेही कर दे वो लिफाफा साफी हो गया। ये जमहूरियत है ना। ये तो अदम बर्दाश्त है। ये तो सिर्फ आपको इमरान खान कहता है, हमें तो आपने बड़ी बड़ी तनकीद की, बड़ी मेहरबानी है आपकी। हमने तो कभी नहीं आपको कहा। ये मैं मानता हूं, हम तो आपको कल भी ये मैं मानता हूं। बाय द वे ये नून लीग का भी क्रेडिट है, ये आपका भी क्रेडिट है, ये जमात इस्लामी का भी क्रेडिट है। नहीं दिया तो हमें PTI और MQM अरूज पे, MQM अपने अरूज पे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, जो हमारा क्रेडिट है वो दे, लेकिन हमें बेहतरी के लिए आवाज उठानी है। आज मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है, जो कि जमहूरियत आइडियली है वो मौजूद नहीं है। इसलिए जमहूरियत से लोग बेजार ना हो, निजाम में बेहतरी करें, निजाम में बेहतरी लेके आए। अगर डिक्टेटरशिप पार्टीज के अंदर है, अगर गैर जमहूरी और गैर रवादारी के रवैये पार्टीज के अंदर है तो हमें बोलना पड़ेंगे। फिर भी जमहूरियत ही एक्सीलेंस लेके आई है, आपके जर्नल एक्सीलेंस नहीं लेके आए। अब जमहूरियत का में एक फ़ायदा हुआ है खुरम रोकड़ी साहब, एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि 78 शुगर मिले हैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, और 71 जो हैं उसके मालकान सिर्फ इस असेंबली के अंदर बैठे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। 78 यानी 71 की 71 की, और उसके बावजूद हुकूमत जो है वो बेबस होती है सिर्फ चीनी की कीमत को कंट्रोल करने पे। तो इसका मतलब यही हुआ कि सियासत जमहूरियत के लिए नहीं, सियासत जो है अपने मुनाफों के लिए है, अपने अपने जायदादों के लिए है, अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए है। दूसरों की औलाद बाढ़ में जाए। अगर हम इस बात को लुकमान भाई मान जाए ना कि हम शदीद नाअहल हैं, पॉलिटिकल जो हमारा एक्सीलेंस है नापैद है, और हम साथ झूठे हैं, हम झूठ बोल के अपनी पॉलिटिक्स को लेके चलते हैं, और पब्लिक ऑफ पाकिस्तान सबसे गैर अहम है।
यानी इन चीजों को हमें मान के आगे चल सकते हैं, हमें मामला समझ आएगा। जो पॉलिटिशियन है उसको ऑफिस रन करना नहीं आता, उसको मिनिस्ट्री चलाना नहीं आता, और फिर ठेकेदार, पॉलिटिकल पर्सन और इदारे मिलकर जो करप्शन का बाजार गर्म करते हैं, उसकी वजह से कभी भी लोकल बॉडी सिस्टम को नहीं आने दिया जाता, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पास रहे हर चीज, और उसमें से 10%, 20%, कभी इस पे भी प्रोग्राम कीजिए कि 1 करोड़ में से कितने परसेंट जाता है और किस को जाता है, कभी ये प्रोग्राम भी कीजिएगा। और फिर क्योंकि लोग गैर रहम है और लोगों की टोटल डिमांड पॉलिटिशियंस ने रखी कि आपकी शादी पे आ गए, आपका फतवा पढ़ दिया, या कंटेनर के ऊपर खड़े होके जुलूस जलसे या तकरीरें कर दी और ख्वाब दिखा दिए, काम करना की जरूरत ही कोई नहीं है, काम आता नहीं है, और फिर हर इल्जाम फेंकेंगे या अपने से पिछली गवर्नमेंट पे या किसी इदारे के ऊपर। इदारों को मजबूत पॉलिटिशियन करता है, इदारों को साथ लेके स्टेट्समैन चलता है, उसको अपनी मिनिस्ट्री रन करना आती है। मैं कई दफा कहता था कि आप किसी भी एक पार्लियामेंटेरियन को कहें कि एक लेटर ड्राफ्ट करके दे आपको किसी भी महकमे के लिए, किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर। हम इन चीजों से बहुत दूर हैं, हमने अपने आप को ट्रेंड ही नहीं किया। आपने एक और बात की तरफ निशानदेही की थी कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, हमने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम किसने रोका उसको ना उसका कर दिया जाए, उसको इंप्लीमेंट किया जाए। जो डिक्टेटर्स होते हैं वो इसलिए कामयाब हो जाते हैं कि वो उनको सिस्टम चलाना आता है और वो सिस्टम को चलाना जानते हैं, इसलिए उनके टाइम में तरक्की भी हो जाती है, उनके टाइम में मामलात भी ठीक हो जाते हैं। और पॉलिटिकल लीडरशिप, जो पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर आने का तरीका है, उसमें जरूरत ही नहीं है एक्सीलेंस की, उसमें अहलियत की जरूरत ही नहीं है, उसमें इन चीजों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दुनिया कहाँ चली गई, हमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का पता नहीं है, हमें अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता नहीं है। 5 साल एक मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ, यकीन जानिए, डिप्टी कमिश्नर ने अगर उसका एक ड्राइवर पोस्ट नहीं किया उसके कहने के ऊपर, तो वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचेगा हुकूमती एमएनए कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये डिप्टी कमिश्नर फौरन चेंज करो, क्योंकि उसका ड्राइवर उसने पोस्ट नहीं किया। मेजर रोकड़ी साहब, मुझे सब आखिरी 2 मिनट है, मुझे एक बात बताएं कि हमारी जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है, अर्बन एंड रूरल डिवाइड है, हमारे यहाँ रिलीजियस डिवाइड है, हमारे यहाँ एथनिक डिवाइड है, हमारे यहाँ रिच एंड पुअर डिवाइड है, हमारे पास अर्बन एंड रूरल डिवाइड है। ये जमहूरियत हमारी जो इस वक्त खुद साख्ता जमहूरियत है, उसको तो ये बातें सूट करती हैं कि अरैया नू वोट दो, जटा नू वोट दो, रंगड़ा नू वोट दो, ये करके तो अपने मैनिफेस्टो पे तो वोट को मांगता ही नहीं है आज तक। तो ये आप लोगों को क्यों चलने दें हम? मेरिट नहीं होगा लुकमान भाई, और कैपेबिलिटी, अहलियत की बुनियाद पर पार्टीज आगे अपने वर्कर्स को या लीडर्स को आगे प्रमोट नहीं करेंगी, काम नहीं होगा। हमें एक और चीज भी समझनी है कि पार्टी तंजीम, ये 2 अलग चीजें हैं। अब इलेक्शन एक बिल्कुल अलग प्रोसेस है। अब इन तमाम चीजों को हम अपनी पार्टीज के अंदर ही नहीं आगे आने देते या उनको हम प्रॉपरली लेके नहीं चलते, तो ये सिस्टम ऐसे रहेगा जिसका हम शिकार है। लेकिन उम्मीद ये है कि अब जिस तरीके से मीडिया ने हाईलाइट करना शुरू कर दिया, या हम लोगों को हम जिस सतह तक पहुंच गए, यानी हम जिस तबाही तक पहुंच गए, इस तबाही के बाद हमने एक एंजॉय तो कर लिया ना इस पाकिस्तान को, सारों ने बगैर काम किए सबने एंजॉय किया, तो अब तबाही वहां पहुंच गई है। शायद हल पॉलिटिकल पार्टीज के पास यही है कि वो बिल्कुल अहलियत की बुनियाद पर, काबिलियत की बुनियाद पर और वाकई काम करने के लिए, काम फतेह शादियां और वो नहीं, काम करने के लिए अपनी पार्टीज को जब तक मजबूत नहीं करेंगी और जब तक अपने मैं कहता हूँ कि रब किसी बैरी दुश्मन को भी ना लगाए। कितना पढ़े हो? मैंने डबल MBA की है, ये अभी डबल MBA ही होता है। जब माँ याद आती क्या करते हो? ऐसे लगता है कि उसके कांधों पे मैं सोया हो। मैं कहता हूँ उसकी जगह मैं ही मरता, वही सही। जब कोई गुजर रहा हो, लेडीज आंखों में वही माँ नजर, आंखें खुली हैं और आंसू गिरे हैं मुझे देखने के लिए। मैं घर नहीं जाता था। आंसू इस वक्त तुम्हारे गिर रहे हैं इसी तरह? इसी तरह।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मीरार पाकिस्तान में मौजूद हूँ। अली रज़ा अपने बैट समेत यहाँ पर मौजूद है। अली रज़ा की वालदा नहीं है, इसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है, लेकिन बदकिस्मती से ये नशे पे लग चुका है। और नशा भी वो कि मैं यानी कि अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना लगाए, यानी कि ये शीशे अपना आइस और जो है ना हेरोइन पे लग चुका है। तो इसी से बात करते हैं, आखिर यहाँ तक कैसे पहुँचा, क्यों नशे पे लग गया, क्या हाल है अली साहब का? सर जी, जब वालदा फोत हो गई ना, उस टाइम मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। समझ लो वही जन्नत थी मेरी। अल्लाह के काम है, जितनी देर ज़िंदगी निकी थी उसकी। अली रज़ा, वालदा फोत हो गई, सब ने मरना है, तुमने नशा क्यों शुरू किया? नशा मैं छोड़ रहा था, उसने कहा था कि दाल हो जा। मैंने कहा ठीक है मामा, दाल करा। मैंने महीना यकदम नहीं छूट रहा था नशा। अच्छा, मैंने बहुत लगा कैसे तुम्हें नशा, ये बताओ। लोगों को मना करते, नहीं ये कैसे हो सकता है कि लोगों को मना करते? यारों को मना करके। यानी कि तुम्हारे दोस्त ऐसे थे जो नशा करते थे? हाँ जी। यानी कि आज तो मानते हो गए ये, अगर बुरे दोस्त हो तो बंदा उस बुरी। आज कोई भी काम नहीं आता बूढ़े वक्त पे, माँ भी ही आता था। अच्छा, बैट क्यों पकड़ा हुआ है तुमने? तुम तो नशा करते हो। क्रिकेट खेलने का शौक था। अब वो भी लड़के जो से हैं मेरे चेजा उड़ाते हैं। मैं कहता हूँ कि रब किसी बैरी दुश्मन को भी ना लगाए। अच्छा, नशा हम तो लग गए हैं, वो चेजे उड़ाते हैं। क्या कहते हैं? वो हंसते रहते हैं, नशे ये वो। सारी बात है, तुम्हें शौक भी है, लेकिन जब तुम खेलना चाहते होगे, खेला भी नहीं जाता होगा तुमसे। नहीं खेला तो जाता नहीं, कैसे? फर्ज करो तुमने भाग रहा है, तुम नहीं सही भाग सकते। नहीं, वो तो भागूंगा फील्डिंग ज़्यादा का। जब खेलना, जब जुआ लगेगा तो फिर सही खेलेंगे ना। अच्छा, यानी कि जुआ लगेगा तो फिर सही खेलोगे? अली रज़ा पूरा चौकस है इस टाइम पूरा चौकस है, कहता मैं बिल्कुल सही खेल लूँगा जब जुआ लगेगा। अली रज़ा, कितना पढ़े हो? मेरा बचपन में ही शौक था ये। कितना पढ़े हो मैं कह रहा हूँ? मैंने डबल MA की है। डबल MA की है? अच्छा, मुझे बताओ फिर भी कितना पढ़े हो? सच सिर्फ मैं तो ही पढ़ा हूँ। तो डबल MA क्यों कहा था? वही A B डबल MA ही होता है। A और B डबल MA हो गया जनाब। जारी बात है, ये जिस दुनिया में रहता है वहाँ के कायदे ज़वाबित बिल्कुल इस दुनिया से हटके हैं। तो जैसे कि उसने कहा मैं डबल MA पढ़ा हूँ, A और B डबल MA किया हुआ है। अच्छा अली रज़ा, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है अब? जैसे रब गुजारा हम गुजर माँ याद आती है बहुत। क्या भाई, माँ याद आती है? क्या करते हो? ऐसा लगता है कि उसके कांधों पे मैं सोया हो जब सोता हूँ। अल्लाहु अकबर। यानी कि माँ का एहसास कैसा एहसास है कि है तो इंसान ही है ना, चाहे नशा करते हैं या जो भी है। जब इसकी माँ इसको याद आती है तो ऐसे लगता है कि वो, अली रज़ा कहता है कि मैं उसके कंधों पे सोया हुआ हूँ। औलाद जितनी मर्जी बिगड़ी हो, माँ ही होती है। जाते हो उसकी कब्र पे भी जाते हो, कभी दुआ करते हो उसके लिए? कब्र पे मैं कहता हूँ उसकी जगह मैं ही मरता, वही सही कसम से। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। माँ समझाती तो होगी छोड़ दे नशा छोड़ दे। कितना की याद आती है? बड़ी। रोज़ कितनी दफ़ा याद आती है माँ? डेली। आंखों में वही, जब कोई गुजर रहा हो लेडीज, आंखों में वही माँ नजर आ। कहते हैं ना रब 72 माओं जितना प्यार करते हैं ना, हमारा भी हक बनता है प्यार करना, माँ कहना। अच्छा, नहीं मुझे बताओ किस वक्त माँ सबसे ज़्यादा याद आती है कि काश मेरी माँ होती तो मेरे साथ ऐसा ना होता? मैं ऊपर नहीं था,
पापा थे, उसने 5 ब्याह किए हुए थे, मैं वैसे ही तंग हुआ था। नहीं, मैं कह रहा हूँ माँ कब याद आती है तुम्हें? सबसे ज्यादा माँ किस टाइम याद आती है? जब पहला वक्त आया हो। मसलन कौन सा वक्त? जौन से माँ के दुआ थे वो भी अब नहीं है। इसका मतलब है कि जब तुम्हें माँ याद आती होगी तो ना कोई बहन है ना भाई है, तो इस तरह आंसू तुम्हारे रह जाते हैं। मैं तो कहता हूँ इधर उजारो, मैं अपने आप को मार के भी माँ के साथ। नहीं, ये देखो ना, अगर तुम्हें माँ याद आती है, वो नहीं है, तो तुम इस तरह अपने आप को ख़त्म कर रहे हो, बजाय इसके कि तुम पढ़ लिख कर मेहनत कर कर अपनी माँ के नाम का कोई अस्पताल बना लो, उसके लिए कोई। अब ये जो तुम्हारी आंखों में इस टाइम आंसू हैं, तुम्हारी माँ अगर जिंदा होती वो तुम्हारी आंखों में ये आंसू देख सकती? माँ के जनाजे पे जब गया था ना, माँ ने आंखें खोल लिए थे, आंखें बंद थे, कुदरती अल्लाह की तरफ से आंखें खुली हैं और आंसू गिरे हैं मुझे देखने के लिए। मैं घर नहीं जाता था, पापा ने इस वक्त तुम्हारे गिर रहे इसी तरह उसने फिर इशारा किया, आंखों के साथ समझाया मुझे कि बेटा रोना नहीं बस। लेकिन माँ है ना, इसलिए रो रहे हो। माँ से बड़ी कौन सी शय है? याद आती है इसलिए रो रहे हो, है ना? अली रज़ा, तुम मेरे भाइयों की तरह हो, छोड़ दो नशा, ना करो। अब माँ गैया किधर छोड़ सकता हूँ? जिंदगी तबाह हो गई है मेरी। हमारे माशरे के अंदर इस किस्म की बहुत सी तस्वीर मौजूद हैं, यानी कि वालिदैन आपस में जब लड़ते हैं, मियाँ बीवी लड़ते हैं, तो उसके नतीजा इस तरह से निकलता है। आज अली रज़ा एक बिल्कुल अभी भी नौजवान है, खूबसूरत है, लेकिन इसकी आंखों से आंसू निकलते हैं जब अपनी माँ को याद करता है। इसके बगौर इसके बाप ने शादियाँ की हुई थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इनका घर ख़राब हुआ, माँ मर गई, और अब पे से आवाज़ आती है माँ के नारो। तो ये सूरत हाल है। रब बसता है दिल में, पर अल्लाह तरफ से आवाज़ आती है कि नहीं बेटा, मैं हूँ आपके साथ। इसके एहसासात देखे कि माँ मर गई है, लेकिन वो फिर भी इसके साथ हर लम्हे मौजूद है। यानी कि इसका कहना है कि जब मेरी माँ मरी थी तो उस वक्त भी उसने आंखें खोल के मुझे कहा था कि बेटा हौसला करो, और अभी वो उसके एहसासात में मौजूद है। उसको कहती है कि रोना नहीं है। तो आज तक के लिए इतना ही। देखते रहे बागी टीवी।